नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका कॉम्प्रिहेंशन का लेवल 2। मतलब अब हम मॉडरेट से ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे, अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इस आशा में हम आज का सेशन शुरू करते हैं। रोज की तरह आज के सेशन में भी हमने एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज और 4 पैराजंबल लिए हैं। क्लोज टेस्ट और पैसेज का लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तो नहीं है, ठीक है। रिसेंट में जो एडिक्विटी ने पूछे हैं वो वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। करें हम अपना सेशन शुरू। सिलेबस कॉम्प्रिहेंशन कल और क्लास दूंगा मैं आपको, और कल के बाद कॉम्प्रिहेंशन की क्लास हमारी नहीं होगी। फिर जो आप बोलोगे इस टाइम पे मैं आपके लिए वो सब कुछ शुरू कर दूंगा जो आप लोग डिमांड करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपका साथ छोड़ दूंगा इस दौरान। आप जो बोलोगे सर हमें मिक्स प्रैक्टिस चाहिए, सर हमें वोकैब की प्रैक्टिस चाहिए, जो कुछ आप बोलोगे मैं वो सब स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना सेशन। अच्छा, कल वोकैब की जगह कॉम्प्रिहेंशन की पीडीएफ डल गई है, ठीक है, मैं उसे सही करा दूंगा। ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होती हैं। चलो एक बार पैसेज पढ़ेंगे। स्लीपिंग, dreaming and waking are three important days for ordinary humans. But for those who have dash transcendental knowledge, all three are almost same. There is not much difference among these three. The world and life is a myth and it keep on changing. Dash Adi Sankaracharya. The greatest Advaita preachers Ramana Maharshi observed no difference between dreaming and waking states. What he said is that it is from one unreal world to another dash world. There is no difference between the images one see when waking up and the images he see during dreams. According to this greatest sage of the modern century, the first one is daydream and the second one is a night dream. The usual philosophers say that mind and body are the two elements and mind is the source of all diverse thoughts. In the waking up state, the mind is active and with all tensions and dissatisfactions, so happiness is missing. During sleep, as the mind is absent, so the physical world, the real happiness dies. It is said that deep sleep, where there is no feeling of body, mind, and the world, is the natural state of human being. बताओ। एक बार आपने पढ़ा, अब हम क्वेश्चन से देखें, फिर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इसे। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वॉकिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट डेज फॉर ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल के लिए स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वॉकिंग थ्री इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉब्लम है, मेथड है, एस्पेक्ट है, एंगल्स है। बताओ। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, मैं यहां पर आपको अपना आंसर बता देता हूं। थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। But for those who have dash transcendental knowledge, all three are almost same. There is no much difference among these three. Who have dash, बताओ।
large, deep, superficial, depth. Who have dash transcendental knowledge. Transcendental knowledge. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या होता है? जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसे बोलते हैं। आप बोलोगे जी जो जिसके पास है लार्ज, सुपरफिशियल, डीप, डेप्थ। डीप आध्यात्मिक नॉलेज है, दूसरे में डीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ एंड इट कीप ऑन चेंजिंग डैश आदि शंकराचार्य। टेल्स बाई आदि शंकराचार्य, वॉज सेड आदि शंकराचार्य, सेइंग या सेज। सही आंसर सेज हो जाएगा। ठीक है, सेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ramana Maharshi observed no difference between dreaming and waking states. What he said is that it is from one unreal world to another dash world. One unreal world to another confused world, unreal world, reality world या unimaginary world. वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर अनरियल वर्ल्ड इसका सही आंसर है। क्यों है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन द वेकिंग अप स्टेट द माइंड इज एक्टिव एंड ऑल टेंशन एंड डिससेटिस्फैक्शन सो हैप्पीनेस इज मिसिंग ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज एब्सेंट एंड सो इज द फिजिकल वर्ल्ड द रियल हैप्पीनेस डैश। रियल हैप्पीनेस इज गेन्ड, गेन्स, वॉज गेन्ड या गेन्ड। तो इसका सही आंसर होगा इज गेन्ड। ठीक है, चलो 5 में से आपका क्या स्कोर है एक बार आप मुझे बताएंगे कमेंट में, फिर मैं आपको बताता हूं पूरा पैसेज स्टार्टिंग से। पढ़ते हैं। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वॉकिंग आर 3 इंपॉर्टेंट डैश फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन। सामान्य ह्यूमन के लिए सोना, जागना और सपने देखना ही 3 इंपॉर्टेंट क्या है, पहलू वगैरह होंगे। बट फॉर दोज हु हैव डैश ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जिनके पास है कैसी नॉलेज, कैसी नॉलेज होनी चाहिए, ऑल 3 ऑलमोस्ट सेम, उनके लिए तीनों चीजें सेम है। ऑर्डिनरी पीपल के लिए तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जिनको नॉलेज है उनके लिए सेम है। देयर इज नो मच डिफरेंस, उनके लिए इसमें कोई अंतर नहीं है तीनों चीजों में। अमंग दीज 3 द वर्ल्ड एंड लाइफ इज मिथ, जो संसार है और जीवन है वो एक मिथ है। एंड इट कीप ऑन चेंजिंग, ये है चेंज होता रहता है, आदि शंकराचार्य कहते हैं। द ग्रेटेस्ट अद्वैता प्रीचर है, वो उपदेशक है। रामाना महर्षि ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया नो डिफरेंस बिटवीन ड्रीमिंग एंड वर्किंग स्टेट्स, कोई डिफरेंस नहीं है सपने देखने में और वेकिंग स्टेट्स में, जागे हुए में। what he said is it is a form from one unreal world to another। उन्होंने बोला कोई अंतर नहीं है, उन्होंने कहा ये तो एक अनरियल वर्ल्ड से दूसरे अनरियल वर्ल्ड में जाने वाला है, जाने जैसी चीज है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इमेज वन सी वैन वेकिंग अप, कोई अंतर नहीं है, एक इमेज तुम जागते हुए देखते हो और दूसरी इमेज तुम सोते हुए देखते हो, एक जागते हुए एक सोते हुए। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट सेज, इन महान साधुओं के द्वारा और मॉडर्न सेंचुरी के महान साधुओं के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार फर्स्ट वन जो है डे ड्रीम है, सेकंड जो है नाइट की है। द यूजुअल फिलोसफर, जो सामान्य जो यूजुअल फिलोसफर है वो कहते हैं माइंड और बॉडी 2 एलिमेंट है। माइंड है वो ऑल डाइवर्स थॉट्स का सोर्स है, जितने थॉट्स आते हैं उनका सोर्स माइंड है। वेकिंग अप स्टेट में माइंड एक्टिव होता है, तो किसके साथ, सारी टेंशन के साथ, असंतोष के साथ, इसलिए मिसिंग होती है हैप्पीनेस। जब हम जगे हुए हैं, हमारा माइंड एक्टिव है, उसके साथ क्या है, बहुत सारी
प्रॉब्लम्स के साथ वो एक्टिव है, टेंशन्स के साथ, डिससेटिस्फैक्शन के साथ एक्टिव है। इसलिए हैप्पीनेस मिसिंग होती है ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सोते हैं तो माइंड एब्सेंट होता है, उस टाइम माइंड एब्सेंट है, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड भी एब्सेंट हो जाता है, सो इज द फिजिकल वर्ल्ड। तो रियल हैप्पीनेस तब ही हमें मिलती है जब हम सोए हुए होते हैं। इट इज सेड दैट डीप स्लीप, यह कहा जाता है कि डीप स्लीप जो है, जहां पर कोई फीलिंग नहीं है हमें अपनी बॉडी की, अपने माइंड की और वर्ल्ड की, हमारी वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग स्टेट है। हम अपनी नेचुरल ह्यूमन बीइंग स्टेट में कब होते हैं? जब हम डीप स्लीप में होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता किसी चीज का, ना माइंड का ना बॉडी का, ये सब। अब मैं चारों एक्सप्लेन ऑप्शन के साथ करता हूं आपको चीजें। स्लीपिंग सोना, ड्रीमिंग स्वप्न देखना, और वेकिंग जागना, तीन इंपॉर्टेंट ऑर्डिनरी पीपल के लिए तीन एंगल तो नहीं होंगे, तीन मेथड प्रॉब्लम नहीं, तीन एस्पेक्ट है, तीन पहलू हैं। तीन पहलू हैं जो साधारण आदमी होता है। सोना है, जागना है, सपने देखना है ना। बट फॉर दोज who हैव डैश नॉलेज, जिसको डीप नॉलेज होगी ना, डेप्थ नॉलेज सुना है, लार्ज नॉलेज सुना है, अगर सुपरफिशियल नॉलेज होगी उसके लिए सेम थोड़ी ना होंगे। जिसको डीप नॉलेज होगी, भाई अप्रोच यही है, एक बार पूरा पैसेज पढ़ो, उसे समझो, उसमें टोन कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसी बातें बोली जा रही है। जब एक बार आप पूरा क्लूज टेस्ट पढ़ लेते हो तो आपको टोन का पता लग जाता है कि इसमें ज्यादा पॉजिटिव बात बोली जा रही है, निगेटिव। जहां पॉजिटिव बोली जा रही है पॉजिटिव ऑप्शन को रखो, जहां निगेटिव बोली जा रही है निगेटिव ऑप्शन को रखो, ठीक है। उसके लिए सेम है, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है इन चीजों में, जहां उसको डीप नॉलेज हो जाती है। द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ, जो वर्ल्ड संसार और लाइफ है मिथ है, ये चेंज होता रहता है। कौन? वॉज सेड, फिर तो बाई होना चाहिए था, वॉज सेड बाई आदि शंकराचार्य, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। टेल्स बाई आदि शंकराचार्य, बताया गया आदि शंकराचार्य के द्वारा। सेइंग नहीं है, सेज बाई, सेज आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य कहते हैं, ठीक है। चलो, रामानंद महर्षि, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कोई डिफरेंस नहीं है ड्रीमिंग में, स्वप्न देखते हुए, और वेकिंग स्टेट्स में, जब आप जगे हुए उस अवस्था में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने व्हाट ही सेड इज दैट, उन्होंने जो बोला वो ये है कि इट इज फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर अनरियल वर्ल्ड। तुलना करिए, एक आप जागे हुए हो ये अनरियल वर्ल्ड है, एक आप सो गए वो भी अनरियल वर्ल्ड है। कोई अंतर नहीं है। अभी जागे हुए हो फिर सो जाओगे, अभी जागे हुए हो तो अपने विचारों से स्वप्न देख रहे हो, जब सो जाओगे तो फिर, ठीक है। तो आप वो अनरियल स्वप्न देखोगे। इन द वेकिंग अप स्टेट, जब आप जगे हुए होते हो, माइंड जो है एक्टिव है, के साथ सारी टेंशन एक्टिव है, डिससेटिस्फेक्शन एक्टिव है, हैप्पीनेस मिसिंग है। इसलिए जब स्लीप के दौरान जब माइंड है वो एब्सेंट होता है, तो इसलिए फिजिकल वर्ल्ड भी एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। तो रियल हैप्पीनेस इज गेन्ड, रियल हैप्पीनेस प्राप्त की जाती है, हैप्पीनेस गेन नहीं करेगी, पैसिव वॉइस चाहिए, इज गेन। गेन से नहीं आएगा, गेन नहीं आएगा, वॉज गेन, रियल हैप्पीनेस गेन की गई थी। सेंटेंस एक्टिव में चल रहा है, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए इज गेन्ड सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा लेंदी पैराजंबल है, एक बार आप, सॉरी, लेंदी पैसेज है, एक बार पैसेज पढ़िए, फिर हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। बताओ मेरे भाई। चलो, one of the biggest ethical dilemmas of
21st century is brought up by the integration of artificial intelligence into modern combat, particularly in the form of autonomous weapon system. The promise of strategic advantage is pitted against fundamental ethical principles. In the fiercely debated issues of whether or not such killer robots should be allowed in combat, supporters contended that autonomous weapons might decrease the loss of human life since they do not fear, become tired, or suffer the emotional stress they can cause human mistake in combat. They also might be able to operate with more accuracy and rapidity in an unpredictable environment which could decrease civilian casualties. एक बार मैंने बोला मेरे से गलती हुई, एक बार पहले हम सारे ऑप्शन जरूर पढ़ लेते हैं, एक बार सारे क्वेश्चन जरूर हमें देखने हैं, मैंडेटरी है पहले क्वेश्चन देखना. Which of the following is the most compelling ethical argument against autonomous weapon in combat? ऑटोनोमस वेपन को कम्बैट में यूज करने के अगेंस्ट एथिकल कंपेलिंग क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है ना. कंपेलिंग एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, तो ये है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू मॉडर्न वेलफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर. मॉडर्न वॉरफेयर में एआई के इंटीग्रेशन से प्राइमरी कंसर्न क्या है, ठीक है. तीसरा, पैसेज में मॉरल कैलकुलस किसको रेफर करता है. चौथा है, व्हाट इज द प्राइमरी एथिकल कंसर्न रेज बाय द ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ एआई डिसीजन मेकिंग इन एडब्ल्यूएस. ब्लैक बॉक्स नेचर को के लिए क्या कंसर्न उठाई गई हैं. Which argument in favor of autonomous weapon is most strongly supported by proponents? Proponents के द्वारा ऑटोनोमस वेपन के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया है, ठीक है. चलो अब आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी पढ़ने में. They also might be able to operate with more accuracy and rapidity in the unpredictable environment. ओहो, यही तो बोला. Since they do not fear, become tired or suffer the emotional stress that can cause human mistake in combat. देखो सपोर्टर्स ने यहां से बोला है, supporters contend that autonomous weapon might decrease the loss of human life since they do not fear, become tired, or suffer the emotional stress that can cause human mistake in combat. They also might be able to operate with more accuracy and rapidity in an unpredictable environment which could decrease civilian casualties. दो बातें उनके फेवर में बोली है. अब दो बातें हम ढूंढ लेंगे. कौन सा आर्ग्यूमेंट फेवर में दिया गया ऑटोनोमस वेपन के लिए. आज मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगा, आज मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, हिंदी अपने मन में आपको उसकी समझनी है. मैं आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना सिखा रहा हूं. फेवर में बोला है, ऑटोनोमस वेपन के फेवर में सपोर्टर्स ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया. ऑटोनोमस वेपन के फेवर में सपोर्टर्स ने सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या दिया. तो सपोर्टर्स ने यहां पर कुछ आर्गुमेंट दिए. क्या क्या, कि ऑटोनोमस वेपन से ह्यूमन लाइफ डिक्रीज नहीं होगी, ह्यूमन लाइफ नहीं जाएगी, है ना. वो डरते नहीं है, वो थकते नहीं है, इमोशनल स्ट्रेस उनको नहीं होती है, इससे ह्यूमन मिस्टेक्स होती थी, वो नहीं है इनको. ये क्या है, ये
एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन करेंगे, रैपिडिटी के साथ करेंगे, ये दो चीजें बोली। अब हम देखेंगे इसका आंसर। दे हेल्प प्रोड्यूस सिविलियन कैजुअलिटीज, दे कैन क्रिएट मोर ह्यूमन वॉरफेयर, नहीं। दे इंश्योर दैट नो ह्यूमन इज एवर एट रिस्क इन कॉम्बैट, दे एक्ट विद मोर एक्यूरेसी एंड रैपिडिटी, दे एक्ट विद मोर एक्यूरेसी एंड रैपिडिटी, ये रहा आंसर। ठीक है। दे ऑल्सो माइट बी एबल टू ऑपरेट विद मोर एक्यूरेसी एंड रैपिडिटी, यही तो फेवर में बोला था। ठीक है, चलो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। ब्लैक बॉक्स के बारे में बोला गया, सारी बातें जहां जहां बोली जाएंगी हम उन्हें पढ़ते चलेंगे। ठीक है। One of the biggest ethical dilemmas of 21st century is brought up by the integration of AI intelligence into modern combat, particularly in the form of autonomous weapon system. The promise of strategic advantage is pretty against fundamental ethical principle. The promise of strategic advantage, strategic जो strategic advantage का promise है वो pitted है against, वो खिलाफ है फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स के, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स के। फायरसली डिबेटेड इशू वेदर और नॉट सच किलर रोबोट शुड बी अलाउड इन कॉम्बैट, इन जो रोबोट्स को कॉम्बैट में अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे सर जी आप ये क्यों ढूंढ रहे हो, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंपेलिंग एथिकल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ऑटोनॉमस वेपन इन कॉम्बैट, कि सबसे एथिकल कंपेलिंग, सबसे मतलब जो स्ट्रांग है एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या है ऑटोनॉमस वेपन के अगेंस्ट, कि उन्हें यूज नहीं करना है। द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड सिविलियन कैजुअलिटी, द स्पीड एट विच ऑटोनॉमस वेपन ऑपरेट, द ट्रांसफर ऑफ लाइफ डेथ डिसीजन मेकिंग टू मशीन। चलो मुझे तो आंसर मिल गया, फिर भी एक बार पूरा पढ़ के दिखा देता हूं। द एथिकल आर्ग्यूमेंट आर सीरियस एंड नॉनदलेस। द मोस्ट कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट इज द ट्रांसफर ऑफ डेथ लाइफ of the life and death decision making from a human to machine। इथिकल आर्ग्यूमेंट बहुत सीरियस है, मोस्ट कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट है कि ट्रांसफर कर दो लाइफ और डेथ का डिसीजन, द ट्रांसफर ऑफ लाइफ एंड डेथ डिसीजन मेकिंग फ्रॉम अ ह्यूमन टू अ मशीन, कि किसी की लाइफ और डेथ का डिसीजन ह्यूमन से मशीन को सौंपना, ये सबसे एथिकल आर्ग्यूमेंट दिया है। द ट्रांसफर ऑफ लाइफ एंड डेथ डिसीजन मेकिंग टू आ मशीन, मिल गया, दो के आंसर मिले। अब पैसेज में प्राइमरी कंसर्न क्या है इंटीग्रेशन एआई मॉडर्न वॉरफेयर में, क्या टेक्नोलॉजी जो है ऑपरेट नहीं होगी वॉर में, ऑटोनोमस वेपन लैक करेंगे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू मेक लाइफ एंड डेथ डिसीजंस, इट वुड बी इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉज फॉर ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, एआई कुड बी हैक्ड एंड यूज्ड अगेंस्ट स्टेट्स, एआई को हैक करके स्टेट्स के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, यह इलीगल होगा इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्स के कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल होगा, टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में ऑपरेट नहीं कर पाएगी, या ऑटोनॉमस वेपन में लैक द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लाइफ एंड डेथ डिसीजन, किसको मारना है किसको छोड़ना है ये डिसीजन की जो नैतिकता है वो मशीन में नहीं होगी। तो सही आंसर बी होना चाहिए। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं, ये तो मैंने ऐसे ही समझ लिया। Opponent contend that a computer, however sophisticated, could never have the moral calculus, compassion or comprehension of human dignity to make such judgment। उन्होंने बोला, ओपोनेंट ये बात बोलते हैं कि कंप्यूटर है सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल परफेक्ट है अपने आप में, उसके पास मॉरल कैलकुलस नहीं है, उसके पास कंपैशन नहीं है और कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। मॉरल कैलकुलस नैतिक उसको ज्ञान नहीं है,
कंपैशन उसका मतलब उसके अंदर दया नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन उसके अंदर सही गलत की समझ नहीं है। ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, जो ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन भाई मानवता के लिए सही है गलत है ऐसी समझ उसको नैतिक नहीं है, उसको उसके अंदर दया वाली भावना नहीं, वो सब चीजें नहीं है टू मेक सच जजमेंट कि वो डिसीजन ले सके। दिस क्रिएट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन विच इवेंट। इससे एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है कि जिम्मेदार कौन होगा। अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन खड़ा होता है इन द इवेंट दैट एन ऑटोनॉमस वेपन किल्स विदाउट ऑथोराइजेशन। ऑटोनॉमस मतलब स्वयं ही वेपन, आपने कमांड दिया अपना आप वो मारेगा, वो किल करेगा विदाउट ऑथराइजेशन, हु हैज द मॉरल एंड लीगल कैपेबिलिटी। अब एक रोबोट मशीन किसी इंसान की जान लेगी, अब जिम्मेदार कोई नहीं है, उसे उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हु हैज द मॉरल एंड लीगल कल्पेबिलिटी, उसके लिए मॉरल और लीगल कल्पेबल कौन होगा, उसके बिना ये तो मारेगा। इज द प्रोग्राम हु रोट द एल्गोरिथम, क्या वो प्रोग्रामर जिम्मेदार होगा जिसने उसमें एल्गोरिथम डाला था। द कमांडर हु सेंड द सिस्टम आउट, क्या वो कमांडर होगा जिसने बोला था, जिसने सिस्टम को आउट किया था। और द स्टेट दैट लेजिटिमाइज्ड इट्स यूज, या वो स्टेट जिम्मेदार होगा। मान के चलो रॉबर्ट उतर गए युद्ध में, वहां बोला कि भाई वहां पर आतंकी छुपे हुए उनको मारना है। अब आतंकी ने, अब रॉबर्ट ने निशाना लगा लिया, अब आतंकी ने किसी छोटे से बच्चे का सहारा ले लिया बचने के लिए। अब रॉबर्ट को नहीं पता, रोबोट ने बच्चे को मार दिया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। वो रोबोट को बनाने वाला प्रोग्रामर, वो रोबोट को कमांड देने वाला वो जो उनका कमांडर, या वो स्टेट जिसने इसको लेजिटिमेट किया था, गैर कानूनी को कानूनी बनाया था, कौन जिम्मेदार होगा। द सीक्रेसी ऑफ एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉमनली नोन एज ब्लैक बॉक्स। जो सीक्रेसी है किसकी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें डिसीजन बनता है एआई में, जहां से डिसीजन लिया जाता है उसे हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ऑल्सो एड टू द डिफिकल्टी इन असाइनिंग ब्लेम, वो ऑल्सो एड्स द डिफिकल्टी टू असाइनिंग ब्लेम, उससे भी और डिफिकल्टी होती है ब्लेम किस पे डाले। दिस बिल्ट इन एब्सेंस ऑफ क्लियर मॉरल एंड लीगल नॉर्म्स, यह ब्लैक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें कोई मॉरल लीगल नॉर्म्स नहीं होती हैं। टेस्ट द वेरी फाउंडेशंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल उससे अलग है। ठीक है, essentially the debate about autonomous weapon put us in a position of considering not only the technological but also human responsibility। इसेंशियली इससे जो डिबेट उठती है कि ऑटोनोमस वेपन हमको ऐसी पोजीशन में रखते हैं जो ना तो टेक्निकली और ना ही ह्यूमनली रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कुछ है, जजमेंट्स नहीं है, एथिकल लिमिट्स है, वी आर प्रिपेयर टू प्लेस ऑन द वैगिंग ऑफ वॉर, वो हमें युद्ध में ही ले जाएगा। अब देखते हैं, ब्लैक बॉक्स वाला क्वेश्चन हमारा आया था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एआई। प्राइमरी कंसर्न क्या है, टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई है, ऑटोनॉमस, देखो जो ऑटोनॉमस वेपन है उनके अंदर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो लाइफ और डेथ का डिसीजन ले सके, यही तो चिंता है। प्राइमरी कंसर्न क्या है कि तुम युद्ध में रोबोट उतार दो, नहीं उतारना चाहिए, क्यों, कि उनके पास कोई मॉरल एबिलिटी है ही नहीं। दे लैक द मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो मैंने करा दिया। क्वेश्चन था मॉरल कैलकुलस का क्या मतलब है, कैलकुलस तो आप समझते हो, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस है, नहीं, एबिलिटी टू मेक एथिकल डिसीजंस, एथिकल डिसीजंस मेक करने की जो एबिलिटी उसे मॉरल कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, मॉरल कैलकुलेशन तो नहीं है, एआई सिस्टम का कॉम्बैट भी नहीं है। ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या बोला गया, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग की स्पीड को बढ़ा देता है, नहीं। इट हिंडर्स मिलिट्री एफिशिएंसी को हिंडर करता है, बांधा डालता है। इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू असाइन मॉरल एंड लीगल कल्पेबिलिटी, और देखो यही तो बोला गया है।
द सीक्रेट्स ऑफ एआई डिसीजन मेकिंग process commonly known as black box also add to the difficulty in assigning blaming. यह तो ब्लेम को साइन करने में और डिफिकल्टी देता है क्योंकि इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज डाली ही नहीं गई है। आप बोलोगे इट मेक इट डिफिकल्ट टू असाइन मॉरल एंड लीगल कल्पेबिलिटी। ठीक है, इजी हुआ। और पांचवा तो मैंने आपको करा ही दिया है। ये देखो चार चीजें। देखो एआई बॉक्स क्या था? एआई बॉक्स वो था कि उससे तो और डिफिकल्टी हो रही है कि हम किसको जिम्मेदारी सौंपे, रेस्पॉन्सिबल किसको बोले, कल्पेबल किसको बोले। ठीक है, ये था। जो रोबोट वगैरह हैं ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को वॉर में उतारने के फेवर में क्या बोल रहे थे सपोर्टर्स कि यह है बहुत एक्यूरेसी से और बहुत रैपिडिटी से काम करता है क्योंकि यह थकता नहीं है। ठीक है, ये फेवर में दिया गया था। मॉरल कैलकुलस वही एथिकल एबिलिटी है हमारी। और इंटीग्रेशन एआई में क्या अपोनेंट में क्या बोला जाता रहता है कि भाई इसके पास मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डेथ और लाइफ का डिसीजन लेने की। अगेंस्ट में क्या बोल रहे थे कि भाई वही जो अगेंस्ट थे कि भाई हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए युद्ध में, कि भाई लाइफ और डेथ का डिसीजन हम ह्यूमन से मशीन के हाथ में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। चलो अब हमारे पैराजंबल आ जाते हैं। पैराजंबल भी थोड़े से मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ अब चल रहे हैं हमारे। इजी तो आपको नहीं मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले क्वेश्चन कैसे करें? जीवन में एबीसीडी वाला क्वेश्चन गलत कर दोगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं, वो वीडियो जाके देख लीजिए। बताओ। ही डिसअसेंबल्ड द ओल्ड इंजन। यहां ही से शुरू हुआ, यहां भी ही से शुरू हुआ। On the first turn of the key, the engine flickered to life and resumed its flawless operation. After reassembling the engine, he put it back. अब यहां भी उसने he put it back है, ये भी ही से है, तीनों ही से। और लास्ट में जो फर्स्ट फ्लिक पे वो स्टार्ट हो गया। अब मेरे को ये तो हिंट नहीं मिली कि मैं ये नहीं बोल सकता कि सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता क्योंकि नाउन से कोई सा शुरू हुआ ही नहीं है, सब प्रोनाउन से शुरू हुए हैं। ठीक है, चलो अब मैं चारों ऑप्शन पढ़ता हूं। ही डिसअसेंबल्ड द ओल्ड इंजन। उसने ओल्ड इंजन को डिसअसेंबल किया, हटाया, पुर्जे पुर्जे खोले। विद केयर, ध्यान से। मेकिंग ईच कंपोनेंट प्रिसाइजली, कि ईच कंपोनेंट ने उसने बहुत प्रिसाइजली से इंजन को खोला। हुई टॉर्क द बोल्ट्स टू द प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन। उसने बोल्ट को उस हिसाब से ही अपना किया। पुट इन न्यू गैस्केट एंड रिप्लेस ओल्ड पार्ट्स। उसने नई गैस्केट रखी, पुराने पार्ट्स को रिप्लेस किया। पहले इंजन को खोला, फिर उसने बोल्ट वोल्ट वो लगाए, कसे, नई गैस्केट रखी, पुराने पार्ट को हटाया। आफ्टर रीअसेंबलिंग द इंजन ही पुट इट बैक इन द व्हीकल। अब एक बात मुझे पता चली, पहले इंजन को खोलेगा बंदा, उसके बाद रीअसेंबल करेगा, उसके बाद रीअसेंबल करेगा। आफ्टर रीअसेंबलिंग, पी के बाद आ रहेगा। पहले इंजन खोला, फिर इंजन को रीअसेंबल किया, सबसे लास्ट में जब उसने उस इंजन को कहां रखा, व्हीकल के अंदर रखा, तभी तो इंजन स्टार्ट होगा कि तभी तो घुमाएगा। आप खुद मुझे बताओ, पहले इंजन को रीअसेंबल करोगे, इंजन को जोड़ोगे, या पहले खोलोगे? सबसे पहले इंजन खोलोगे। यहां पे आपने इंजन को खोला, पी। इंजन को खोलने के बाद आप पुराने पार्ट्स को रिप्लेस करोगे, गैस किट्स रखोगे, रख दिए। फिर उसके बाद इंजन को रीअसेंबल करोगे, आर करोगे। उसके बाद आप चाबी घुमाओगे, उसे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट हो गया। बताओ कितना इजी था।
था या नहीं था? तो सही आंसर होगा PQRS। ये क्यू वाले, अच्छा, तुमने पहले उसमें नए पुराने पार्ट्स को हटा के नए पार्ट्स डाल दिए, फिर उस इंजन को आप खोलोगे। डिस असेंबल कर रहा है, असेंबल मतलब जोड़ना, डिस असेंबल मतलब उसे जुड़ी हुई चीज को खोलना। हद है यार तुमसे। आर से शुरू कर रहे हो, पहले रीअसेंबल कर दोगे, पहले का डी, पहले का सी, मतलब कैसे पॉसिबल है ऐसा? आप मुझे बताओ, चलो खुद से सोचो। एक खराब इंजन है, आपको उसे सही करना है, कैसे कैसे करोगे? पहले इंजन जोड़ दोगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ। सबसे पहले खराब इंजन है, तुम्हें वो सही करना है, इसमें पूरी घटना है कि खराब इंजन को सही करना था। सबसे पहले तुम खराब इंजन को खोलोगे, ठीक है? पुराने पार्ट्स की जगह यहां तुमने इंजन खोल दिया, ठीक है? तुमने पुराने पार्ट्स की जगह नए पार्ट्स लगा दिए, यहां तुमने उसमें नए पार्ट्स लगा दिए। फिर तुमने इंजन को असेंबल किया बांध के, और तुमने उसे रख दिया अपने व्हीकल में। फिर तुमने स्टार्ट किया, यहां पर इंजन चलने लगा। इतना इजी, इतना इजी कैसे गलत कर सकते हो? बताओ मुझे। कैसे कर सकते हो इतने इजी क्वेश्चन गलत मेरे भाई? मैं तुम्हें दिखाता हूं कुछ। मान के चलो ये मेरा पेन था, इसमें मान के चलो इंक खत्म हो गई, ठीक है? तो पहले मैं इसको डिसअसेंबल कर रहा हूं, डिसअसेंबल, ठीक है? ये मान के चलो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, डिसअसेंबल हो गया, ठीक है? मैंने देखा अच्छा इसके इसमें जर लगा हुआ है, खराब है, तो मैंने इसको यहां से निकाल दिया, ठीक है? ये खराब था, तो मैंने पुराना पार्ट हटाया। मान के चलो मैंने नया पार्ट ले लिया, तो मैंने इसमें नया पार्ट ले लिया, ठीक है? नया पार्ट डाला। उसके बाद मैंने इसको रीअसेंबल किया, मैंने इसे रीअसेंबल कर दिया, ठीक है? अब मैं इसे चला के देखूंगा, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। समझ गए? हद है यार, इतना इजी क्वेश्चन तो कम से कम गलत मत करो, नाक कटवा दोगे तुम तो मेरी। As a result, the software significantly improved operational efficiency across departments. The team worked tirelessly refining the code and testing each feature of compatibility. It was designed to simplify daily tasks and provide real-time data analysis. A groundbreaking new software was developed to streamline workflow and increase productivity. दो हिंट मुझे मिली। इट वॉज डिजाइन, यह डिजाइन किया गया था, क्या? एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, तो पहले सॉफ्टवेयर का जिक्र आएगा, आर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। और एज अ रिजल्ट सॉफ्टवेयर ने अच्छा काम किया, सॉफ्टवेयर की बात हुई, और उसके परिणाम स्वरूप, मतलब सेंटेंस पी से भी शुरू नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, दोनों में सेंटेंस एस से शुरू हुआ, दोनों में एस से शुरू हुआ। इसका मतलब मेरा पहला जो आंसर है वो एस है, ठीक है? A ground-breaking new software was developed to streamline workflow and increase productivity. एक बहुत ही शानदार ग्राउंड ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था, किस लिए? स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद उसने बोला आर, या उसके बाद उसने बोला पी। एज अ रिजल्ट सॉफ्टवेयर ने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दिया ऑपरेशनल इफिशियंसी को सब डिपार्टमेंट में। अच्छा जी, ये आ सकता है क्या? या फिर इट वॉज डिजाइन टू सिंप्लीफाई डेली टास्क, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, क्यों बनाया गया यहां बोल दिया, इसे बनाया गया था सिंप्लीफाई करने के लिए, डेली टास्क को रियल टाइम डेटा एनालिसिस देने के लिए। इसका मतलब एस के बाद आर आएगा, ठीक है? टीम ने बहुत मेहनत करी, रिडिफाइन के रिफाइनिंग कोड में, टेस्टिंग में, ईच फीचर में, कॉम्पैटिबिलिटी के लिए बहुत मेहनत करी।
मेहनत करी, उसका रिजल्ट मिला। सॉफ्टवेयर ने बहुत अच्छे से काम किया, इसका मतलब पी लास्ट में आएगा, ऑप्शन ए सही है। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया। कैसे बना? टीम ने बहुत मेहनत करी, ये वो। क्या रिजल्ट मिला? उसका रिजल्ट ये मिला। इतना इजी ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। These factors include the amount of sunlight received, the composition of atmosphere and the Earth's orbit. The long-term variation in Earth's climate are influenced by a complex interplay of natural and anthropogenic factors. The most significant anthropogenic factor is the emission of greenhouse gas from industrial activities. टुगेदर दीज एलिमेंट्स, बहुत बढ़िया। टुगेदर, एक साथ, दीज एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? पहले उनका जिक्र होना चाहिए, मतलब सेंटेंस 4 से शुरू नहीं हो सकता है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, ये फैक्टर में इंक्लूड है, कौन से फैक्टर में? मतलब सेंटेंस 1 से भी शुरू नहीं हो सकता। अब या तो सेंटेंस का जो क्वेश्चन का आंसर है 3 4 1 2, ये आंसर है 2 1 4 3। मैंने बोला, क्या बोला? अब इसमें देखो, यहां बोला गया है दीज एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? पहले उनका ऊपर जिक्र होना चाहिए। तो जहां एलिमेंट्स की बात है उसके बाद 4 आएगा। अब ढूंढो एलिमेंट्स की बात कहां पे की गई है। एलिमेंट्स की बात है, the long-term variation of Earth's climate are influenced by the complex interplay of the natural and anthropological factors. These, यहां फैक्टर की बात हुई है। ठीक है, यहां बात हुई है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। मैंने बोला जहां दीज फैक्टर्स आया है उससे पहले फैक्टर की बात होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है 2 के बाद 1 आएगा। ये मैंने कितनी बार आपको हिंट बताई है कि दिस दैट दीज दोज सबसे बड़े हेल्पर है मेरे पैराजंबल में, सबसे बड़े हेल्पर है। कैसे? जहां हुई है दीज एलिमेंट्स की बात तो इससे पहले एलिमेंट वाला आएगा, और यहां हुई है दीज फैक्टर्स की बात तो इससे पहले फैक्टर वाला आएगा। मुझे पता लगा 2 के बाद 1 आएगा, और यहां मतलब कि 4 के बाद 2 के बाद 1, और these factors include the amount of sunlight received, the composition of the atmosphere and the earth orbit. Together, these elements determine the planet's overall energy balance and consequently its average temperature. 3. The most significant uh, anthropogenic factor is the emission of greenhouse gases from industrial activities. अब देखो, these element की कहीं बात ही नहीं हुई है, तो अब आप ये नहीं बोल सकते जिससे पहले ये वाला फिक्स है। अब आपके मन में एक और डाउट आया, आपके मन में एक डाउट आया, सर जी फैक्टर तो यहां भी बोला गया है, यहां भी बोला गया है। मेरे भाई, एक छोटी सी हिंट अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, यहां फैक्टर है और फैक्टर के लिए दिस फैक्टर आना चाहिए था। यहां फैक्टर्स है, फैक्टर्स के लिए दीज फैक्टर्स आना चाहिए था। इसका मतलब मेरा सेंटेंस का आंसर हो गया 2 1 4 3। भाई 2 के तुरंत बाद 1 आएगा, 2 1 4 3 हो गया आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मुझे, इजी हुआ? ठीक है, मुझे लग रहा है आज ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर रहा हूं, जो मुझे फीलिंग आ रही है। Consequently, these organisms are considered the primary producers in the food chain. Autotrophs are organisms that can produce their own food from inorganic substances using light or chemical energy. They form, इससे तो शुरू नहीं होगा, they form. Consequently, these organisms, इससे भी शुरू नहीं होगा। ना तो 3 और ना 1, ना तो 1 से शुरू होगा, और 3 तो दिया नहीं है, 4 दिया है। प्लांट, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म के ये एग्जाम्पल है। किस प्रकार के? पहले उस टाइप का ऑर्गेनिज्म का जिक्र होना चाहिए ना,
इसका मतलब 4 से भी शुरू नहीं होगा, 4 से भी शुरू नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब मेरे पास ऑप्शन बने 2 4 1 3 या 2 1 3 4। देखते हैं। कहने का मतलब है 2 से शुरू है। Autotrophs are organisms that can produce their own food from organic substances using light or chemical energy. ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए खुद खाना बनाते हैं, किससे? सनलाइट से और केमिकल एनर्जी से। जैसे कि पेड़ है, किससे एनर्जी बनाता है? आपने देखो फोटोसिंथेसिस से बनाता है ना? वो हो गया। ठीक है जी, 2 से शुरू हुआ। अब 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 1 नहीं आएगा। परिणाम स्वरूप ये ऑर्गेनिज्म को प्राइमरी प्रोसीजर बोला जाता है? नहीं। 4 बताया ये ऑर्गेनिज्म इससे खाना बनाते, फिर बोल रहा है प्लांट एल्गी, ये वो हैं, वो एग्जाम्पल है। 2 के बाद 4 आया, उसके बाद 1। कॉन्सिक्वेंटली ये कंसीडर किए कहे गए हैं 2 के बाद 1 4 और फिर लास्ट में 3। दे फॉर्म, रुको 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, एग्जाम्पल दे दिए 4। फिर कॉन्सिक्वेंटली ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, यहां ऑर्गेनिज्म की बात हुई है, ये सारे दीज ऑर्गेनिज्म को कंसीडर किया जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर फूड चेन में। और 3, ये फंडामेंटल मोस्ट इकोसिस्टम में प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जो कंज्यूम की जाती है हर्बीवोरस के द्वारा और टर्न इनटू कार्निवोरस। हर्बीवोरस इनको खाते हैं, फिर कार्निवोरस में जाती है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारी लास्ट क्लास होगी पैराजंबल की, सॉरी कॉम्प्रीहेंशन की, कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, 10 क्लास का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, क्लास में आपको ज्यादा दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।